हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम प्रदीप कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीसी ड्राइंग लेक्चर 3। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि स्केल कैसे लेते हैं, है ना। और हुक्स और बैंड्स भी मैंने आपको पढ़ाए थे कि प्लेन राउंड बार के लिए हम कैसे हुक्स बनाएंगे, कैसे बैंड्स करेंगे, कितने एंगल्स पर बैंड किया जाता है, कितनी लंबाई को हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। उसमें हमने फिर शियर रेनफोर्समेंट, शियर स्ट्रेस, है ना, और डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया था। ओवरलैपिंग कैसे की जाती है जब बार की लेंथ कम पड़ जाती है ना। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, मैं बार डायमीटर ऑफ बार, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट को डिस्कस किया था। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में भी बताऊंगा, है ना। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है नहीं। तो फर्स्टली हम बात करने करने जा रहे हैं आज आरसीसी ड्राइंग की चैप्टर, जिसमें हम ड्राइंग भी बनाएंगे। लेकिन फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, अपना बेस बना रहे हैं ना। अगर हमारे पास बेस नहीं होगा, हमें नॉलेज नहीं होगी ड्राइंग की, तो हम वहाँ पर पढ़ नहीं पाएंगे और ना ही हम बना पाएंगे। तो इसलिए हम पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि बेसिक थ्योरी क्या क्या है ना, आरसीसी ड्राइंग की। आरसीसी ड्राइंग हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो जर्नल इंट्रोडक्शन में हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। इंट्रोडक्शन, तो जनरल इंट्रोडक्शन में आज हम जानेंगे स्पेसिंग कि जो हम छड़ या जो छड़ हम बीम में डालते हैं, कॉलम में डालते हैं, उनके बीच कितना स्पेस होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम अभी बीम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो बीम के रिलेटेड ही हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्पेसिंग ऑफ बार की हम बात कर रहे हैं। स्पेसिंग ऑफ बार इन कॉलम और बीम। कॉलम और बीम की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट ड्राइंग जो हम बनाएंगे वो सिंपली रेनफोर्स बीम की बनाएंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम की बनाएंगे। फिर उसके बाद डबली सपोर्टेड बीम की, डबली रेनफोर्स बीम की बनाएंगे, है ना, सिंपली सपोर्टेड में। उसके बाद हम कैंटिलीवर बीम की भी ड्राइंग हम समझेंगे। बार बेंडिंग शेड्यूल भी बनाएंगे, किस तरीके से हम बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हैं, जो काफ़ी छात्र परेशान रहते हैं साइट पर जाकर के बीबीएस कैसे बनाए, है ना। तो हम वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं स्पेसिंग ऑफ बार इन कॉलम एंड बीम। तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग कितना डालना चाहिए। जैसे कि हम बीम लगा रहे हैं, है ना, तो बीम में बार कैसे डलते हैं, हॉरिजॉन्टली डाले जाते हैं, है ना। तो हॉरिजॉन्टली हम बात कर रहे हैं बीम के लिए। फर्स्ट केस हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली हम बात करें, है ना, तो स्पेसिंग कितना होना चाहिए जब हम बीम में रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं, मेन बार्स डाल रहे हैं, कॉलम में मेन बार्स हम लगाते हैं, है ना। तो उनके बीच कितना स्पेसिंग हम रखते हैं, ये डाउट रहता है कि कितना स्पेसिंग होना चाहिए बार्स के बीच में। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हम देखना है पहले मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार या तो इसके बराबर रखेंगे या फिर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के बराबर रखते हैं। और क्या लेंगे, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट प्लस 6 mm। क्या तो मैक्सिमम साइज ऑफ बार यानी मैक्सिमम डायमीटर, जो छड़ है हमारी, छड़ का कितना डायमीटर है, कितना व्यास है, उसके बराबर रखेंगे। मैक्सिमम कितने व्यास की छड़ हम बीम में डाल रहे हैं, कॉलम में डाल रहे हैं। या फिर मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद हम उसको फोरकास्टिंग करते हैं बीम की, कॉलम की, तो वहाँ पर प्रॉब्लम से आती है, अगर बार के बीच में स्पेसिंग उतना नहीं रहेगा जितना कि हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट है, तो वहाँ पर आपका जो बीम है खोखला रह जाएगा, यानी वहाँ पर माल पहुँच नहीं पाएगा, आपका कंक्रीट वहाँ पर पोर्ड नहीं हो पाएगी।
इसलिए हम यहाँ पर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस उस साइज में हम 6 mm एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि जो हम मैक्सिमम साइज डाल रहे हैं, दो बार के बीच जो हम डाल रहे हैं, सपोज दैट ये दो बार है ना। अब मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हमारा कितना है, इतना है। अब मैक्सिमम साइज हम +6 mm इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये जो आपका एग्रीगेट है वो उसके बीच में आ जाए, यानी इस बार की स्पेस से बीच में निकल जाए, है ना, ताकि वो कोने कोने तक पहुंच जाए, यानी आपकी कंक्रीट पूरी सॉलिड हो जाए, ठीक है नी। अगर यहाँ पर ये यही अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये बार यहीं पर रुक जाएगी, ये जो एग्रीगेट जो है आपकी यहीं पर अटक जाएगी, और यहीं से आपका जो सीमेंट पेस्ट है, जो कंक्रीट है, वो आगे नहीं पोर्ड हो पाएगी, और आपका बीम यहाँ पर क्या बन जाएगा, हनीकॉम्ब बन जाएगा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर वहाँ पर बन जाती है बीम की, कभी कभी स्लैब की भी बन जाती है ना। जब आप शटरिंग खोलते हैं सेटिंग होने के बाद, तो आप देखते हैं कि आपका बीम जो है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन गया है। तो हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर से बचने के लिए, हनीकॉम्बिंग कंक्रीट से बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट भी कंसीडर करते हैं, +6 mm हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ताकि हमारा स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब ना बने, ठीक है नी। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आएगा तो क्या होगा, हमारी स्ट्रक्चर वीक हो जाएगी, है ना, उसकी स्ट्रेंथ 50% क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है, ठीक है नी। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में वीक स्ट्रक्चर बनती है फिर। तो हमारा मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार या मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट +6 mm ऐड करते हैं, जो भी बड़ा हो इसमें, ठीक है नी। विच एवर इज ग्रेटर देन, विच एवर इज ग्रेटर, जो भी वैल्यूज इन दोनों में से, है ना, या तो मैक्सिमम साइज ऑफ बार या मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जो भी बड़ी वैल्यू आएगी, है ना, वही हमारी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग हो जाएगी, या हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हो जाएगी बार के बीच की। अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल, वर्टिकली बात कर लेते हैं, वर्टिकली स्पेसिंग। वर्टिकली स्पेसिंग की बात हम कर रहे हैं, तो ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड स्पेस द मेन बार आर समटाइम प्लेस इन लार्जर लेयर्स और टीयर्स, ठीक है नी। जब हम वर्टिकल की बात करते हैं, है ना, वर्टिकल बात कर रहे हैं, सपोज दैट ये हमारा कोई बीम सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। ये जो होता है हमारा विड्थ ऑफ द बीम होता है, बीम की चौड़ाई, और ये जो होता है आपका संपूर्ण गहराई होता है, या होल डेप्थ ऑफ द बीम। और यही अगर सपोज दैट हमारे ये बार लगे हुए हैं, 4 बार हमारे लगे हुए हैं, 4 बार हमारे नीचे लगे हुए हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है ना, अगर मेन रेनफोर्समेंट हमारा यहाँ से 4 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर जो हमारे एक्स्ट्रा बार होंगे वो कहाँ लगाएंगे, है ना। तो वहाँ पर ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन स्पेस, की स्पेस हमारे पास है नहीं है, नहीं नंबर ऑफ बार ज़्यादा लगाने हैं हमें बीम में, कॉलम में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन्हीं बार्स को क्या करेंगे, टीयर्स में लगा देते हैं, यानी ऊपर नीचे कर देते हैं इस तरीके से, है ना। अब ये बार्स जो आपके लगे होंगे किस तरीके से लगे होंगे, इस तरीके से लगे होंगे, है ना, और ये बार भी आपका इस तरीके से बंधा होगा, यानी टीयर्स में उसको क्या करते हैं हम, सेटल करना होता है, ठीक है जी। तो क्या तो हम लेयर्स में लगाते हैं, और लेयर्स को हम क्या बोल सकते हैं, टीयर भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब बार नंबर ऑफ बार ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारा बीम में इतना स्पेस नहीं होता कि हम सारे बार को एक लाइन में लगा दें, यानी एक लेयर में लगा पाए मेन बार्स को, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, मेन बार्स को टीयर्स में ही लगाते हैं, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिंग की, तो स्पेसिंग हमारा सेम रहता है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार और मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ठीक है नी। ये हम लेकर चलते हैं, क्लियर है। 6 mm, यानी इसमें भी आपका स्पेस जो ऊपर वाला है, मैक्सिमम डाया ऑफ बार और मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, एग्रीगेट +6 mm ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू भी आपकी इसमें बड़ी होगी, जो वैल्यू भी आपकी इसमें बड़ी होगी, वही क्या कहलाएगी, आपकी वर्टिकल स्पेसिंग कहलाएगी बीम में, कॉलम के केस में, है ना। ये कैसी होती है, बीच एवर इज ग्रेटर,
जो भी बड़ी हो, है ना, विच एवर इज ग्रेटर। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, जो भी बड़ा हो, ठीक है भाई, जिसका ही मान बड़ा आएगा वही ले लेंगे हम वैल्यू स्पेसिंग, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल स्पेसिंग की, है ना, और कॉलम की बात कर लेते हैं। ये तो हमारी बीम की बात चल रही थी, है ना, ये किसमें बात चल रही है हमारी, बीम की। कॉलम की बात कर लेते हैं। कॉलम स्पेसिंग, वर्टिकल, वर्टिकली स्पेसिंग, क्योंकि हम वर्टिकल लगा रहे हैं उसको, ठीक है नी। वर्टिकल स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हो जाएगी, मैक्सिमम साइज ऑफ बार हो जाएगी, और 15 mm, ठीक है नी। इसकी तीन कंडीशन होगी, पहला 15 mm, और मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, और मैक्सिमम साइज ऑफ बार, मैक्सिमम साइज ऑफ बार, ठीक है भाई। ये क्या रहेगा हमारा, वर्टिकल स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, कॉलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 15 mm, और मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, और मैक्सिमम साइज ऑफ बार, ठीक है नी। जो भी इसमें क्या होगा, जो भी इसमें क्या होगा, इन तीनों में जो भी आपका ग्रेटर वैल्यू आएगा वही क्या हो कहलाएगा, वर्टिकली स्पेसिंग, विच एवर इज ग्रेटर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है नी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं हम शियर रेनफोर्समेंट, यानी अपरूपण रेनफोर्समेंट क्या होता है ना, अपरूपण प्रतिबल क्या होते हैं, ठीक है नी। तो अपरूपण प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस के कारण जो हम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यानी छत डाल रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि, है ना, आप देखते हैं जब हम सिंपल सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं या शियर फोर्स डायग्राम देखते हैं, तो आपका सपोर्ट्स पर जो आपका शियर फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा आता है। अब सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या आता है, शियर फोर्स आता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, शियर रेनफोर्स को नेग्लेक्ट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर शियर एनफोर्समेंट या छल्लों के रूप में या रिंग के रूप में या बेंट अप बार के रूप में उसको हम डालते हैं, ठीक है नी। तो अब कर लेता हूँ उसको। नेक्स्ट क्या है हमारा, शियर रेनफोर्समेंट। शियर रेनफोर्समेंट यानी अपरूपण छड़ें, ठीक है भाई, अपरूपण छड़ें। अब अपरूपण छड़ें या रेनफोर्समेंट होता क्या है बेसिकली, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लाइंड बार। अब हम इसको किस फॉर्म में लगा सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ। अब क्या करते हैं, जब हम बीम में, कॉलम में, आपने देखा होगा हम स्ट्रप्स लगाते हैं, जिसको हम रिंग बोलते हैं हिंदी में, है ना। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो उसको बोलते हैं छल्ले बोलते हैं, ठीक है ना, कि कितने छल्ले लगाने हैं, कॉलम में कितने छल्ले बांधने हैं, कितने स्पेसिंग पे बांधना है ना, 1 लैग है, 2 लैग है, 4 लैग है, 6 लैग है ना, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लैग का छल्ला हमें कहाँ पर लगाना है, ठीक है नी। तो इन द फॉर्म ऑफ इंक्लाइंड बार, शियर रेनफोर्समेंट हम किस फॉर्म में लगाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, किस किस उसमें लगाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लाइंड बार, फॉर्म ऑफ इंक्लाइंड बार। क्या तो हम तिरछी छड़ों के रूप में लगाते हैं बीम में, या इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लगाएंगे, क्या तो हम तिरछी छड़ों के रूप में लगाएंगे, भाई तिरछी कर दे, तिरछी आगे लगाते हैं ना, जोड़ते हैं ना, उसमें जेड सेक्शन में जोड़ देते हैं, है ना, एल वेंट कर देते हैं, तो ये क्या है आपका इंक्लाइंड बार के रूप में हम वहाँ पर लगाते हैं, ऊपर की ओर उठा दिया बार को, तो ये क्या है हमारा इंक्लाइंड किया गया है बार को, ठीक है नी।
या वर्टिकल स्टेप के रूप में हम लगाते हैं, वर्टिकल स्टेप्स के रूप में हम लगाते हैं, स्ट्रप्स के रूप में हम लगाते हैं। स्ट्रप्स को क्या बोलते हैं, हम रिंग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है भाई। वर्टिकल को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रिंग, ठीक है नहीं, तिरछी छड़े लगाते हैं, इसको लिख लेंगे, तिरछी छड़ों के रूप में लगाते हैं, ठीक है भाई। और वर्टिकल स्टेप को हम ऊर्ध्वाधर रिंग या छल्ले, छल्लों के रूप में, ठीक है भाई। हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप ये कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास नंबर्स मैं आपको अभी आपको चैनल्स दे दूंगा, या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 8439132034, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर भी अपनी क्वेरी या जो भी आपकी यहाँ पर कोई दिक्कत अगर आ रही है तो आप यहाँ पर मुझे सेंड कर सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रप्स के रूप में ही क्या करते हैं, डालते हैं शियर रेनफोर्समेंट। अब हम बात कर लेते हैं बेंडिंग अप बार के, जो हम अपरूपण चेयर लगा रहे हैं उसको इंक्लाइंड या बेंट अप कब करना है, ठीक है नहीं, कितनी डिस्टेंस पर करते हैं सपोर्ट से, वो डिस्टेंस कैसे निकल के आएगी, है ना भाई। आपने बीम में देखा होगा जब आप ड्राइंग पढ़ रहे हैं, जो छात्र अभी साइट पर जॉब कर रहे हैं, है ना, तो उन छात्रों ने देखा होगा कि आपके पास जो ड्राइंग बन के आती है उसमें डिटेल आप देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ लिखा होता है बेंट अप 2 बार Ly7 Ly5 फ्रॉम द नियर ऑफ सपोर्ट या सेंटर ऑफ सपोर्ट, है ना, यहाँ से लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शियर एनफोर्समेंट की, और शियर एनफोर्समेंट हम लगाते क्यों हैं, ताकि आपकी जो शियर स्ट्रेस है वो आपकी सेफ जोन में रहे, ठीक है नहीं, या 4 टाइम्स लिमिट उसकी क्या कर देते हैं, हम बढ़ा देते हैं शियर एनफोर्समेंट लगाकर, कि अगर प्रतिबल आपका 4 गुना भी आ जाए बीम में तो वो उसको सहन कर पाए, ठीक है नहीं। तो हम बेंडिंग ऑफ बार की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बेंडिंग ऑफ या बेंट अप बार डिस्टेंस, ठीक है भाई। बेंडिंग अप और बेंट अप, ऊपर की ओर मोड़े गए बारों की डिस्टेंस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है नहीं। बेंडिंग अप या बेंट अप बार डिस्टेंस या क्रैंक बार, क्रैंक्स बार, मेरे लाइट ही गायब हो गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं, है ना, बेंडिंग अप या बेंट अप बार, लाइट का इशू है थोड़ा, है ना। तो बेंट अप बार या बेंडिंग अप बार या क्रैंक बार्स, है ना, क्रैंक्स बार, अभी डिस्टेंस कैसे निकल के आती है, इस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, ये कहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट, सेंटर ऑफ सपोर्ट से निकालते हैं इसको, ठीक है भाई। कहाँ से निकालेंगे, सेंटर ऑफ सपोर्ट से निकालते हैं। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, क्वालिटी आ रही नहीं आ रही, अच्छा थोड़ा सा इसमें हमारा सर्कुलर रिंग आ रही है, ओके। तो फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट से इसको हम निकालते हैं, या सेंटर ऑफ सपोर्ट या स्पैन से हम इसको हम निकालेंगे। स्पैन कहाँ से निकालते हैं, सपोर्ट्स यानी आलम की सेंटर से इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है भाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर स्पेन या Ly2 अंडर रूट एन एस अपॉन एन नॉट, फॉर्मूला लिखेंगे इसका, स्पेन Ly2 स्क्वायर रूट ऑफ एन एस अपॉन एन नॉट, ठीक है भाई। यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x क्या है, x क्या है, डिस्टेंस है किसकी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पेन से, यानी हमने जो बार लगाए हैं, जो हम बार ये सपोज दैट बार सीधे जा रहे हैं, ठीक है नहीं। अब हम क्या करते हैं, सपोज दैट ये बीम है कोई,
मैं बता देता हूँ आपको, ये कोई बीम है, ये सपोर्ट्स लगी हुई है और ये बीम आपका गया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे बार्स पड़े हुए हैं। अब हमारे यहाँ पर क्या है, कुछ बार्स ऊपर की ओर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपके सपोर्ट्स है, कंटिन्यूटी में दिखा देता हूँ, ये कंटिन्यूटी को सपोर्ट्स होगी, है ना। ये आपकी मेजनरी स्ट्रक्चर हो सकती है, कॉलम हो सकता है, ठीक है भाई। और ये आपका स्पेन या बियरिंग्स यहाँ पर दिखाया गया होगा, ठीक है भाई। इस तरीके से बीम आपका टिका है। अब यहाँ पर हमने ये रेनफोर्समेंट डाल रखा है। अब जब शेयर रेनफोर्स या बेंट अप बार की बात करते हैं, तो इस सपोर्ट के सेंटर से, यानी यहाँ से, इस सपोर्ट्स के सेंटर से जो हम डिस्टेंस लगा रहे हैं, कि जो हमने बार जो लगाया है वो ऊपर की ओर बेंट अप किया है, इस तरीके से आपको इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको दिखाया जाता है। हमने जो बारी ऊपर की ओर उठाए हैं सपोर्ट से, सेंटर से सपोर्ट दैट इस तरीके से उठाए हैं, और हमने हैंगर बार भी लगाए हुए हैं, इस तरीके से हमने हैंगर बार भी लगाए हुए हैं। तो ये जो आपका डिस्टेंस लिखा होता है L/5, L/7, L/4, तो ये कहाँ से आता है ना, ये यहीं से निकल जाएगा कि कितने बार हम बेंट अप करना चाह रहे हैं ऊपर की ओर, कितने बार हम स्ट्रेट रखना चाह रहे हैं। तो वही यहाँ पर होना लिखा हुआ है, x = L/2 √of NS/n0। क्लियर है। तो यहाँ पर एयर x क्या है, सेंटर डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के सेंटर से डिस्टेंस है कि कितनी डिस्टेंस पर ये बार किसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। ये क्या है, हमारी x है, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू यहीं से निकल के आएगी, ये वाली L/5, L/7 या L/4 है। और यहाँ पर स्मॉल l क्या है, ये आपकी इफेक्टिव स्पेन है, इफेक्टिव स्पेन है यानी प्रभावी लंबाई है बीम की, ठीक है भाई। ये क्या है, प्रभावी लंबाई है। ये क्या है आपकी बेंडिंग करने की दूरी है। और NS क्या है, और N0 क्या है। NS क्या है हमारा यहाँ पर, नंबर्स ऑफ बार्स टू बी बेंट अप, है ना। NS क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर कि कितने बार हमने ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर बेंड किए हैं, है ना। तो ये लिखेंगे हम नंबर्स ऑफ बार्स टू बी बेंट अप, कितने बार हम ऊपर की ओर बेंड करना चाह रहे हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। और N0 क्या है आपका, नंबर्स ऑफ बार स्ट्रेट, स्ट्रेट, है ना। ये क्या है आपके नंबर्स ऑफ बार स्ट्रेट या मेन बार्स, इसको हम बोल सकते हैं नंबर्स ऑफ मेन बार्स, मेन बार्स। ये क्या है, नंबर्स ऑफ मेन बार्स एट सेंटर, एट सेंटर ऑफ द बीम, ऑफ द बीम लिखते हैं, ऑफ बीम, बीम के सेंटर में नंबर ऑफ मेन बार यानी मुख्य छड़ें कितनी रह गई है, यानी यहाँ से आगे को जो स्ट्रेट पड़ी हैं ये वाली छड़ें कितनी है, ये क्या है हमारी N0 है, और ये क्या है हमारा NS है। क्लियर है भाई। ये हमारा NS है जो ऊपर की ओर बेंड किए गए हैं यहाँ से सपोर्ट की डिस्टेंस से x डिस्टेंस पर, और यहाँ सेंटर में कितने बार्स आपके थे मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है नी। ये बार यहाँ पर कितने बचे हुए हैं, ये N0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सेंटर डिस्टेंस आ जाएगी, या बेंट अप बार की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, या जिसको हम क्या बोलते हैं क्रैंक्स बार भी बोलते हैं, जिसकी साइज शेप कैसा बन के निकल के आता है, शेप इसका ऐसे निकल के आता है, इस तरीके से आपका होगा, इस तरीके से ये, तो इसको हम बोलते हैं क्रैंक्स बार, ये कहलाते हैं आपके क्रैंक्स बार, इसको बोलते हैं क्रैंक्स बार। क्लियर है, क्रैंक्स बार आपके, आई होप यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इसको हम बोलते हैं क्रैंक्स बार। क्लियर, आगे बढ़े, आगे चले, नोट करें सब लोग, सभी स्टूडेंट इसको
नोट्स बना लें, है ना। नोट्स बनाएंगे तो आपको आरसीसी ड्राइंग पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, और आपका रिवाइज भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा, और आपको जब ऑन साइट या आपको किसी कंपनी में आपका सिलेक्शन होगा, है ना, तो आपको ड्राइंग पढ़ने में दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है जी। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम चलते हैं, है ना। ये तो आपका हो गया फॉर्मूला, है ना। एक तो हो गया आपका बेंट अप बार डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, बेंट अप बार डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट, फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट। पहला तो हमारा है फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू एल वाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एन एस अपॉन एन नॉट, और दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर थंब रूल, ठीक है नहीं, थंब रूल। तो थंब रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी ये डिस्टेंस आती है, थंब रूल की हम बात करें, है ना, तो थंब रूल से जो डिस्टेंस आती है ये एल अपॉन 4 से एल अपॉन 7 तक हम इसको लेते हैं, ठीक है भाई। एल अपॉन 4 टू एल अपॉन 7, इसके बीच की कोई भी डिस्टेंस हम नियर द सपोर्ट ले लेंगे, ठीक है भाई, नियर द सपोर्ट। और नियर द सपोर्ट का मतलब क्या है कि अगर ये हमारा कोई बीम है, अगर हमारा ये कोई बीम है, ठीक है भाई, अगर ये हमारा कोई बीम है, ये बीम पड़ा हुआ है, अगर कोई हमारा बीम है, तो नियर सपोर्ट का मतलब है कि इस एंड से डिस्टेंस निकलवा रहा है वो, है ना। अगर ये हमारा कोई बार पड़ा हुआ है, और ये आपका बेंट अप बार हुआ है ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर हुआ है बेंट अप, ठीक है। और यहाँ पर आपके कोई हैंगर्स बार पड़े हुए हैं, तो ये जो डिस्टेंस आपकी आ रही है ये, है ना, तो ये एल वाई 4 से एल वाई 7 तक होगी, ये एल वाई 4 टू एल वाई 7 तक हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू थंब रूल, ठीक है भाई। ये एल वाई 4 हो सकती है, एल वाई 5 हो सकती है, एल वाई 4.5 डिस्टेंस हम ले सकते हैं, एल वाई 5, एल वाई 6, एल वाई 7, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन एल वाई 4 से कम नहीं होनी चाहिए, और ना ही एल वाई 7 से ज़्यादा, क्लियर है, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा, क्लियर है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डिस्टेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसके अलावा, मैक्सिमम स्पेसिंग, है ना। तो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्ट्रप्स, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रप्स की, कि जो आपके छल्ले यहाँ पर बांधे जाते हैं, जो आपकी स्ट्रप्स यहाँ पर लगी होती है, ठीक है भाई। अब स्ट्रप यानी जो रिंग आपके बांधे जाएंगे वो कितनी स्पेस पे बांधे जाएंगे, तो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी ले सकते हैं शियर रेनफोर्समेंट की, ये हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू 456 इंडियन स्टैंडर्ड, 456 2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है आरसीसी के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 2000, इस कोड को हम पढ़ेंगे, कोड ऑफ प्रैक्टिस, है ना, भारतीय मानक संहिता के वर्डिंग, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके डिटेल में, ठीक है नहीं। तो डिटेल के लिए आप ये कोड फॉलो कर सकते हैं, अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है नहीं, तो आप ये कोड फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करें, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसकी, मैक्सिमम स्पेसिंग की। हम बात कर रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप्स की, वर्टिकली हम किस तरीके डाल सकते हैं,
पहला किसका डालेंगे, वर्टिकल स्ट्रप्स की बात कर रहे हैं या ऊर्ध्वाधर रिंग की बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर रिंग या स्ट्रप किस तरीके से लगाए जाएंगे, कितने डिस्टेंस पर लगाए जाएंगे, तो कितना होता है ये 0.75 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल डी, और डी क्या है यहाँ पर, इफेक्टिव डेप्थ है, और डी क्या है हमारा, इफेक्टिव डेप्थ है, या कितना लेंगे हम यहाँ पर 450 एम, ठीक है नहीं, जो भी कम हो। अब इसमें क्या हम ऊपर क्या कर रहे थे, हम मैक्सिमम ले रहे थे, है ना, आपने देखा होगा ऊपर क्या कर रहे थे हम, मैक्सिमम ले रहे थे स्पेसिंग मेन बार के लिए, क्योंकि वो मेन बार्स थे। अब हम कर रहे हैं रिंग, जो आपके छल्ले बांधे जाते हैं बीम में, कॉलम में, तो उसके लिए हम मैक्सिमम नहीं लेके हम क्या करते हैं, मिनिमम लेते हैं, ठीक है नहीं, ताकि हमारा शियर फोर्स जो आ रहा है, शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहे हैं, उसको हम क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, ठीक है नहीं, उसका इफेक्ट हम नेगलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर 0.75D और 450 में जो भी कम हो, ठीक है भाई, जो भी कम हो, या विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, क्लियर, जो भी कम होगा उस वैल्यू को हम यहाँ पर लेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट करें हम इंक्लाइंड स्ट्रक्स की बात कर ले, है ना, तो इंक्लाइंड स्ट्रक्स के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट क्या लगाते हैं, इंक्लाइंड, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये इंक्लाइंड होगी हमारी, है ना, ये इंक्लाइंड, इंक्लाइंड किस तरीके लगाएंगे, तिरछी कैसे लगा सकते हैं, इंक्लाइंड स्ट्रक्स की बात कर लेते हैं, इंक्लाइंड स्ट्रक्स यानी तिरछी रिंग, या स्ट्रक्स बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, यहाँ तक क्लियर है। इंक्लाइंड के लिए हम कितना लेंगे, या तो हम लेंगे डी, स्मॉल डी, और 240 mm, इन दोनों में जो भी क्या होगा, कम होगा, उसी को हम लेंगे, ठीक है नहीं, जो भी कम, इन दोनों में जो भी कम हो, वही क्या हो जाएगी, इंक्लाइंड स्ट्रप्स की डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर टू सेंटर, क्लियर है भाई, ये केंद्र से केंद्र तक की दूरी होती है, क्लियर यहाँ तक। डायमीटर ऑफ वर्टिकल स्ट्रप्स की बात कर लेते हैं, डायमीटर ऑफ वर्टिकल स्ट्रप्स ये हमारा कितना होता है, 6 mm, 6 mm होता है ना, 8 mm ले सकते हैं, 10 mm ले सकते हैं, और 12 mm ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे भाई, मिनिमम 6 mm और मैक्सिमम 12 mm, ये याद रखें, ठीक है नहीं, जब अपना घर बना रहे हैं या कोई डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 6 mm या 12 mm तक की बीच की वैल्यू, या 6 mm मिनिमम और 12 mm मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, डायमीटर ऑफ एक स्ट्रप्स, या जो रिंग हम बना रहे हैं वो इस बार की की बना सकते हैं, ठीक है नहीं, तो मैक्सिमम डायमीटर 12 mm का रिंग बना सकते हैं, या कम से कम 6 mm का बार का ही क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, क्लियर है। इससे ज़्यादा डायमीटर का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपका बार हो जाता है हार्ड और उसकी डक्टिलिटी हो जाती है कम, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शेप्स ऑफ स्ट्रिप्स की, ठीक है नी, और यहाँ तक पहले नोट करिए आप, इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं शेप्स की, है ना, कि 1 लेग क्या होता है, 2 लेग स्ट्रिप्स क्या होता है, 3 लेग स्ट्रिप्स क्या होती है, 4 लेग स्ट्रिप्स क्या होती है, ये जानेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे शेप्स ऑफ स्ट्रिप्स,
शेप्स ऑफ स्ट्रिप्स यानी रिंग का आकार। आकार कैसा होगा, ठीक है नहीं। तो पहला लिखेंगे हम सिंगल लेग स्ट्रिप्स। फर्स्ट लिखेंगे सिंगल लेग स्ट्रिप्स यानी सिंगल टांग, यानी एक टांग वाली स्ट्रिप। एक टांग वाला रिंग क्या होता है, ठीक है। अगर हम टीवी में लगा रहे हैं, सपोज दैट कोई टीवी में ये टीवी में, ठीक है भाई, यहाँ पर रेनफोर्समेंट पड़ा होता है, आपको पता है ना। यहाँ भी आपके रेनफोर्समेंट होते हैं, है ना। एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, इस तरीके से आपको पढ़ा हुआ मिल जाएगा, इस तरीके से। अब ये जो होता है, हम इन दोनों बार्स को बांधना चाह रहे हैं, है ना। तो सिंगल लेग में क्या होता है आपका, अगर हम इसको इस तरीके से बांध दें, ठीक है, इस बार को हम यहाँ पर बांध दें, तो ये जो आपका स्ट्रप बन रहा है ना, एस टाइप इस तरीके से, ये जो आपका स्ट्रप बन रहा है, ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं सिंगल लेग स्ट्रिप। क्लियर है भाई। इसको हम बोलेंगे सिंगल लेग स्ट्रिप या सिंगल लेग, इसको हम बोल सकते हैं सिंगल लेग। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टू लेग स्ट्रिप, दो टांग वाली रिंग, ठीक है भाई। टू लेग स्ट्रिप्स, दो टांग वाले छल्ला क्या होता है, ठीक है। दो टांग वाली रिंग क्या होती है, तो दो टांग वाली आपको कहाँ पर मिलेगी, बीम में। सपोज दैट ये बीम सेक्शन है, ये आपका बीम सेक्शन, ठीक है नहीं। अब इसमें हम लगा रहे हैं टू लेग स्ट्रिप, है ना। टू लेग स्ट्रिप होती क्या है, वैसे सपोज दैट हमारा एक बार यहाँ पर पड़ा हुआ है मेन बार, ये हैंगर बार आपके लगे हुए हैं, तो इसको हम बांधना चाह रहे हैं ना, रिंग बांधना चाह रहे हैं सीधा मतलब। तो हम जब यहीं से स्टार्ट करके इन बार्स को चारों ओर ले जाते हुए इस तरीके से बांध देते हैं, तो ये क्या कहलाती है, टू लेग स्ट्रिप्स। या हम इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं, सपोज दैट जो बीम सेक्शन है, बार आपका यहाँ पर लगा हुआ है और आपका रिंग इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। आपका रिंग इस तरीके से पड़ा हुआ है, तो दोनों टाइप के जो डायग्राम आपके हैं, इनको हम बोलते हैं टू लेग स्ट्रिप या टू लेग। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थ्री लेग। थ्री लेग स्ट्रिप्स, थ्री लेग स्ट्रिप्स, है ना। सपोज दैट हमारे पास बीम सेक्शन ज़्यादा है ना, इतना बड़ा सेक्शन है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे 6 बार पड़े हुए हैं, 3 बार ऊपर 3 बार नीचे। जब हम अब 6 की हम एक साथ अगर रिंग बनाएंगे, है ना, तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है, अगर सेक्शन का साइज ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी यहीं पर इसको बैंड कर देंगे, या यहीं पर इसको पहले 4 बार को हम क्या करेंगे, टू लेग से बांधेंगे, उसके बाद यहीं पर इसको यहीं पर बांधते हैं, और ये जो आपका रिंग लगा है ना, इसको हम बोलते हैं थ्री लेग। इस रिंग को बोलेंगे हम थ्री लेग, यानी 3 टांग वाली स्ट्रिप्स या रिंग। नेक्स्ट होता है आपका फोर लेग, फोर लेग स्ट्रिप्स, 4 टांग वाली रिंग, है ना। ये 3 टांग वाली रिंग, ये 4 टांग वाली रिंग, ये है भाई, और ये 2 टांग वाली रिंग।
क्लियर है यहाँ तक? इसको हम बोलते हैं एक टांग वाली। क्लियर है? हिंदी में, हिंदी वाले समझ लेंगे। अब सपोज डैट ये कोई बीम सेक्शन है, ठीक है नहीं? अब यहाँ पर 2 3 4 बार ऊपर, 4 बार नीचे है, ठीक है नहीं? जब हम क्या कर रहे हैं, 4 बार को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है? जब हम क्या कर रहे हैं, 4 बार को जोड़ रहे हैं, तो इस तरीके की जो रिंग आपकी बनती है, इसको हम बोलते हैं फोर लैग। इसको हम बोलेंगे फोर लैग स्टेज, ठीक है भाई? 4 टांग वाली रिंग। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात कर लेते हैं रेनफोर्समेंट की। तो रेनफोर्समेंट की हम बात करें तो माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील बार हम पहले यूज करते थे, है ना? इसको हम राउंड सेक्शन बार या कॉमनली यूज आरसीसी बार हम पहले बात करें तो आज से 10,000 अगर हम पहले हम पुराने ओल्ड टाइम की बात करें, है ना, तो वहाँ पर हम पहले माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील बार यूज करते थे आरसीसी स्ट्रक्चर में। लेकिन अब हम क्या यूज कर रहे हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार यूज कर रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका लग्स होता है, रिब्स होते हैं, रिब्स बने होते हैं, है ना? अदर फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। और और इसकी सरफेस डिफॉर्मेशन भी आपकी अच्छी होती है, ताकि इसको हम क्या करते हैं, ऐंठ के बनाए जाते हैं, ठीक है ना? इसमें आपकी चूड़ियाँ बनी होती है। इससे क्या होता है, आपकी उसकी सरफेस आपकी कैसी होती है, खुरदरी होती है। और प्लेन बार की सरफेस कैसी होती है, फ्लैट होती है। ये आपका प्लेन बार होगा इस तरीके से, है ना? ये आपका प्लेन बार है, इसकी सरफेस कैसी है, फ्लैट या स्मूथ। और हम एच बाई एच डी की बात करें तो इसकी कैसी है, इस तरीके से बनी होती है ना, डॉटेड भी होती है। तो ये आपका क्या है, एच बाई एच डी बार है, ठीक है नहीं? अब यहाँ पर क्या होते हैं, इसमें स्क्रैचिंग की जाती है ना? इसको ऐंठा जाता है जब ये गर्म होता है, तो इसमें आपकी ये क्या आ जाती है, रफनेस आ जाती है। अब इस रफनेस की वजह से क्या होती है, फ्लैट बार की रेस्पेक्ट में इसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है वो 40% ज़्यादा होती है प्लेन बार के रेस्पेक्ट में, ठीक है नहीं? इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होगी, 40% हायर देन द फ्लैट और राउंड बार। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस इनका, ठीक है नहीं? तो एच वाई एच डी बार हम यूज कर रहे हैं, और इसी कारण इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। और जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हुक्स और बैंड हमें आवश्यक है ना? लेकिन जब हम एच वाई एच डी बार यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हुक्स और बैंड आवश्यक नहीं होते हैं, और लैपिंग के लिए भी हमें कम से कम लैप की डिस्टेंस की ही आवश्यकता होती है, ज़्यादा लैपिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? अगर हम बात करें डायमीटर ऑफ बार की, तो डायमीटर ऑफ बार में, है ना, डायमीटर ऑफ बार कितने कितने साइज के आ रहे हैं आपके, जैसे कि 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12, 16, 18, 20, ठीक है नहीं? 20 के बाद कौन आएगा, 22, 25, है ना? 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 32 mm का भी आपका आता है। उसके बाद 36 का आता है, फिर राउंड आपका 40 mm का आता है, फिर 45 का आता है, और फिर 50 का, ठीक है भाई? ये इस डायमीटर के आपके बार आपको मिलते हैं, ठीक है भाई? यानी यहाँ होता है आपका डाया और बार्स अवेलेबल इन मार्केट्स। मार्केट्स में आपको 6 mm से लेके 50 mm तक के डाया के बार्स मिल जाएंगे, ठीक है भाई? 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45 और 50। 45 और 50 जो होते हैं वो आपके हाई स्ट्रेंथ की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, अदरवाइज इसको हम यूज नहीं करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में, इस सेशन में इतना ही, है ना, रखते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे
प्रिपेयरिंग ऑफ ड्राइंग्स ऑफ आरसीसी बीम, कि आरसीसी बीम की ड्राइंग को हम कैसे प्रिपेयर करें। क्लियर है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप सबको अच्छे से समझ में आई होगी आरसीसी ड्राइंग की कुछ इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन हमारा भी चल रहा है, थर्ड लेक्चर है आज, ठीक है नहीं। और आई होप दो दो या तीन लेक्चर और जनरल इंट्रोडक्शन चलने वाले हैं, और ये लेक्चर आपके नॉलेज की व्यू से हम बात करें तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। जब आप किसी साइट पर जाएंगे तो आपको ये चीज़ें जब पता होंगी तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा कि हाँ मुझे कुछ पता है ना, इसके बारे में, बीबीएस के बारे में, ड्राइंग के बारे में, है ना। किस तरीके से हम बार को बैंड अप करते हैं, हुक्स कितना लगाते हैं, कितने एंगल पर उसको बैंड कर सकते हैं, कितना स्पेसिंग उनके बीच होना चाहिए। एज ए इंजीनियर आप अपने आप को प्राउड फील करेंगे, ठीक है नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, है ना, कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मेरे भाई बंधु, है ना। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि जिसको ज़रूरत है वो कंटेंट ये मिल जाए उसको, है ना। जो बच्चे अदर कॉलेज के ही हैं, है ना, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, है ना, वो ड्राइंग पढ़ना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, या जिसकी बैक लग गई है ना, बैक का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। और लेक्चर्स तो यूट्यूब पर पड़े ही रहेंगे, मेरी भी यही कोशिश है कि एक बार बच्चों को पढ़ा दिया जाए या एक बार ये कंटेंट उठा के बना दिया जाए तो बच्चा किसी भी टाइम देख ले, ठीक है नहीं। क्योंकि कुछ बच्चे मैंने बच्चों को देखा है जिसकी ज़्यादा बैक लगी हैं, वो सब यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कंटेंट पढ़ रहे हैं, नोट्स बना नहीं रहे हैं, और उनकी 5-5 6 6 बैक लग गई है। सारी पीपीटी की एग्ज़ाम दिए हैं बच्चों ने, तो इसके नोट्स बनाएं, है ना, और अपनी तैयारी अच्छे से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइबर भाई सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ऐसा काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे साथियों। मैंने देखा है बहुत से बच्चे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो वीडियोस देखते हैं, स्टार्टिंग में देख कर चेहरा और गायब हो जाते हैं, ठीक है नहीं। तो जब चैनल्स पर आप आए हैं या वीडियोस आप कोई देख रहे हैं, चाहे वो मेरे यूट्यूब के चैनल्स हो या किसी और वीडियो यूट्यूबर्स की हो, और टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप किसी टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं तो उसकी वीडियो पूरी देखें, ताकि आपको समझ में आए कि उसने क्या कंटेंट उठाया। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में समझ में ना आए, लेकिन हो सकता है आपको लास्ट में समझ में ना आए, है ना। लेकिन हर टीचर की कोशिश यही रहती है कि वो आपको मैक्सिमम नॉलेज अपनी दे सके, ठीक है। मेरी कोशिश यही है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।